मम्मी पापा को बताया था कि मानव ड्रंक करके अपनी ये सारी हरकतें करता है, आप दोनों में से कोई एक लोग यहाँ होना चाहिए। उन्होंने बोला कि ये तुम पति पत्नी का मैटर है, इसमें तीसरा कोई कुछ नहीं कर सकता। वो लोग आए, 2 दिन रुके, उसके बाद वो लोग चले गए। उसके बाद भी मैंने उनको सारी बातें बताई। उसकी जिस दिन वो मरा है उस दिन मैंने उसकी बहन को कॉल करके बोला है कि वो फांसी पे है, मैंने फोटोज देखी हैं, आप कुछ करो दीदी, आप कुछ करो। उन्होंने बोला कि तू सो जा, लीव, इग्नोर, कुछ मत कर, वो कुछ नहीं करेगा, मेरी बात हो गई है, वो कुछ नहीं करेगा। सुना आपने कल वाले बयान में निकिता ये कह रही थी कि मेरी बात हो गई थी, वो कुछ नहीं करेगा, मैंने उसे समझा दिया था, लेकिन ऐसी कोई खास शिकन निकिता के चेहरे पर नजर नहीं आ रही थी। आज हमारे सहयोगी जब उनसे बात करने पहुंचे तो निकिता ने ऐसा लगा कि दूसरी तरह की टैक्टिक्स प्ले करनी शुरू कर दी है। निकिता ये बाकायदा मानने की कोशिश कर रही है कि हाँ, हमारे बीच दिक्कत थी, हमारे बीच परेशानी थी। क्या निकिता बचने का कोई रास्ता खोज रही है? क्योंकि बयान तो ऐसा ही लग रहा है। सुनिए सर। मुझे पता है मैंने बहुत सारी गलती की है, मानव को झूठ बोला, नहीं बताया, बट सिर्फ इसलिए कि कहीं हमारी शादी पे कोई बात ना आए, हमारी शादी न टूट जाए। इतना होने के बाद भी मानव ने मुझे कभी हाथ नहीं किया, कभी हाथ नहीं उठाया, और मैं उसको बहुत प्यार करती हूँ। इन गलती के बदले वो मुझे जो भी पनिशमेंट देगा मुझे मंजूर होगी, क्योंकि हाँ, मैंने गलती की है बहुत बड़ी, उसके बार बार पूछने पे भी ना बता के, बट वो मेरा पास था। मानव के साथ रह के मैंने कभी किसी लड़के को देखा तक नहीं है, ना ही अब किसी को लाइफ में लाना चाहती हूँ। अब मेरी लाइफ का सब कुछ मैंने मानव को बता दिया और मुझे अपनी गलती बहुत फील हो रही है। मैंने सब कुछ करने के लिए रेडी हूँ। जब शादी के बाद स्टार्ट हुई तो मानव के पापा ने कोई दहेज नहीं मांगा हमसे, किसी भी तरह की कोई डिमांड नहीं की। सब बहुत अच्छे लोग हैं, बस मैं ही लायक नहीं हूँ। और अगर मुझे भी कुछ भी होता है, सुसाइड करती हूँ या कुछ भी होता है, तो इसमें किसी की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। मैं जो भी करूँगी सब अपनी मर्जी से करूँगी। आई एम सॉरी मानव। तो सुना आपने निकिता, ऐसा लग रहा है कि अब वो भी सुसाइड करने जा रही है। तो ये क्या कोई अलग टैक्टिक्स है? क्योंकि कल अलग बयान, आज अलग बयान, क्या बचने की कोई कोशिश है? खैर, इस पर हमारी नजर रहेगी। लेकिन एक और तस्वीर आपके सामने रख रहे हैं। ये जब घटना हुई है, जब मानव शर्मा ने सुसाइड किया, उससे एक रात पहले की बातचीत है। और देखिए, करीब 2:45 बजे की ये बातचीत है, जहां बहन अपने भाई को समझा रही है। बहन से बातचीत है मानव शर्मा की कि आप खाना खा लो, आपने खाया कि नहीं, पापा कहाँ हैं, क्या आप सोए क्यों नहीं, और बात हो रही है। एक भाई बहन के बीच जैसे बात होती है, समझाइश की कोशिश बहन की तरफ से ऐसा लग रहा है कि की जा रही है। और ये बातचीत होने के बाद ही बताया जा रहा है कि मानव शर्मा ने कुछ समय बाद मौत को गले लगा लिया। हमने उनकी बहन से भी बात करके समझने की कोशिश की कि जो मानव कह रहे हैं, क्या इस तरह की दिक्कत लंबे समय से थी, क्या मानव शुरू से ही परेशान थे? सुनिए जरा उनकी बहन ने क्या कहा है। जिस मोमेंट मुझे निकिता ने कॉल किया रात को, उस मोमेंट मैंने मानव से चैट की है, उसे भी कॉल किया है, उससे बात की है। उसने मुझे अश्योरिटी दी है दैट ही इज फाइन, ही इज डूइंग फाइन, वो कुछ नहीं कर रहा है। ही वॉज टॉकिंग टू मी एब्सोल्युटली नॉर्मल। तब जाके मैंने निकिता को समझाने की कोशिश की है कि एग्रेसिव नहीं होना है, और अब तुम इस वक्त रात को इतनी देर बातचीत बंद करो, प्रोवोक मत करो मानव को। और अगर मुझे जरा भी अंदाजा होता कि वो सीरियस है, मैंने मानव की बातों पर भरोसा किया, क्योंकि मेरी मानव से ही हमेशा से ज्यादा बातचीत रही है। वो जैसा कहता था मैं उसी को मानती थी, और उसने मुझे कन्विंस किया कि ऐसा कोई सिचुएशन है ही नहीं एग्जैक्टली। और निकिता के संबंध होने के कारण उनकी शादीशुदा जिंदगी सही नहीं चल रही थी, काफी टाइम से नहीं चल रही थी, जिसके सबूत हमें मानव के फोन से मिले हैं, जो हमने पुलिस को दिए हैं। मानव के सुसाइडल वीडियोस के अलावा बहुत सारी ऐसी चैट्स मिली हैं जिसमें वो परेशान रहा है। उसने बहुत वाइल कम्युनिकेटिंग ऑल्सो उसने वीडियोस बनाए हैं। उसने एक फ्रेश स्टार्ट करने की कोशिश की, बट बार बार उसे नई नई चीजों का खुलासा होता रहा, और इन चीजों से वो घबराता रहा और वो नहीं रह पा रहा था, अंदर ही अंदर घुट रहा। वहीं डीसीपी आगरा सूरज राय ये कह रहे हैं कि मामले की तफ्तीश चल रही है, गहनता से जांच चल रही है, सच सामने आएगा। सुनिए। सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो संज्ञान में आया, जिसमें एक युवक कैमरे पे ही लाइव आत्महत्या करने से पहले कुछ बातें कह रहा है। इस वीडियो का तत्काल संज्ञान लेते हुए प्राप्त तहरीर के आधार पर संगत धाराओं में थाना सदर पर अभियोग पंजीकृत है और आवश्यक विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित है, और उसी विवेचनात्मक कार्रवाई के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाए।
क्या कोई मुश्किल है वाकई पुरुषों के लिए समाज में? आंकड़े कम से कम यही बता रहे हैं, ये आंकड़े हम आपको दे रहे हैं। देखिए, आत्महत्या के मामले 2018 में कुल 1,34,516 रहे। इसमें पुरुषों का आंकड़ा ज्यादा है, 92,114 पुरुषों ने आत्महत्या की, महिलाएं 42,391 की। एनसीआरबी की रिपोर्ट के आधार पर हम आपके सामने आंकड़े रख रहे हैं। 2019 का आंकड़ा देख लीजिए, 1,39,123 लोगों ने आत्महत्या की, उनमें पुरुष 97,613, महिलाएं 41,493। इसके अलावा 2020 यहाँ पर 1,53,052 लोगों ने आत्महत्या का रास्ता चुना। हालांकि रास्ता सही नहीं होता, ये चुनना बिल्कुल नहीं चाहिए, लेकिन इसमें 1 लाख के करीब पुरुष हैं, महिलाएं 44,000 के करीब हैं। 2021 का आंकड़ा भी आपके सामने रख रहे हैं, 1,64,033 लोगों ने आत्महत्या के रास्ते को चुना और 1,18,000 के लगभग पुरुष। देख रहे हैं आप, आंकड़ों में फर्क देखिए, आधे से भी ज्यादा। 2022 का आंकड़ा आपके सामने अब रख देते हैं। ये 5 साल के आंकड़े हम इसलिए आपको बता रहे हैं कि क्या वाकई अब पुरुषों के लिए कानून की जरूरत है, ये प्रश्न खड़ा हो गया है। यहाँ 2022 के आंकड़े में भी 1,70,924 लोगों ने आत्महत्या की और इनमें पुरुषों का आंकड़ा देखिए 1,22,000 के करीब है, महिलाओं का आधे के लगभग है। तो क्या वाकई पुरुष अपनी एक तरह से सामाजिक इमेज की वजह से कोई बात नहीं रख पाते हैं? क्या वाकई उनके ऊपर इतना प्रेशर होता है कि वो कुछ कह नहीं पाते और आजकल इस तरह का रास्ता चुनने लगे? ये प्रश्न बहुत गहरा रहा है, इसको लेकर हमने लोगों की राय भी जाननी चाहिए। सुनिए लोग क्या कह रहे हैं। हमें लगता है कि काउंसलिंग की ज़रूरत है, जहाँ संयुक्त परिवार हैं इस तरीके से, और उनको काउंसलिंग के माध्यम से हम लोग ठीक किया जा सकता है। जो भी प्रताड़ित करता हो, चाहे महिला आयोग को बनी हो, चाहे जितने हुए पुरुष आयोग को भी, मुझे मांग लगता है कि पुरुष आयोग भी बनना चाहिए। जो लोग प्रताड़ित किए जाते हैं उनकी भी बात कहाँ सुनी जाए, इसका लिए एक सरकार को फोरम बनाना चाहिए। एक पति को कहीं से सामाजिक रूप से, न्यायिक पद्धति से किसी भी तरह से सपोर्ट नहीं मिलता, वो अंदर से टूट जाता है, तब ऐसा कठोर कदम उठा लेता है। इसमें उसका परिवार की एक क्षति होती है। इसके लिए मेरी अपनी राय ये है कि शासन को न्यायिक प्रक्रिया में कुछ ऐसे सुधार करने चाहिए जिससे कि पति को प्रथम दृष्टया अपराधी और दोषी के रूप में न माना जाए। तो सुन रहे आप, लोगों की राय है और इसको लेकर हमने मनोवैज्ञानिकों से भी बात की। उनका ये कहना है कि इस तरह की चीज़ ऑप्ट करने से अच्छा है आप हिम्मत करें, अपनी बात रखें। सुनिए उनकी क्या राय है। प्रॉब्लम्स जब अनरिजॉल्व रहती हैं, चाहे वो कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट हो, अब्यूज बाय द पार्टनर हो, आपका अग्रेशन हो, फिजिकल अग्रेशन हो, गैसलाइटिंग हो, कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन हो, इन लॉज के साथ आपका इंटरफेरेंसेस हो, वो इश्यूज़, चीटिंग आजकल बहुत ज़्यादा राइज पे है। आजकल जो हम ट्रेंड देख रहे हैं इन कपल्स थेरेपी, ऑल्सो लॉट ऑफ मेन आर कमिंग टू थेरेपी बिकॉज their wives have been disloyal to them। और जब वो उस कॉन्फ्लिक्ट को, उस chaos को कभी ट्रीट नहीं कर पाते, तो उस कारण से भी जब फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाती है एंड यू हैव PTSD एंड यू हैव डिप्रेशन, एंग्जाइटी एंड अदर थिंग्स जिसको आप मैनेज नहीं कर पाते, और शायद कहीं ना कहीं आपकी अनविलिंगनेस टू गो टू अ मेडिकल प्रोफेशनल टू हेल्प एंड हील योर सेल्फ। आई थिंक इट्स अ वेकअप कॉल फॉर ऑल ऑफ अस